हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम बात कर रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में। सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने लेजिस्लेचर के बारे में और एग्जीक्यूटिव के बारे में रीड कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे जुडिशरी के बारे में, मतलब न्यायपालिका। ये गवर्नमेंट का तीसरा पार्ट होता है, जुडिशरी। जुडिशरी या बोलते हैं न्यायपालिका। न्यायपालिका यदि हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में रीड कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में न्यायपालिका का जो सबसे सर्वोच्च स्तंभ होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट। भारत के संविधान में सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था बहुत अच्छे से की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आएंगे और कैसी व्यवस्था की हुई है, कैसे जज का जो है वो नियुक्ति अपॉइंटमेंट होता है, इसके बारे में हम बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। दूसरी चीज, भारत जो ये जुडिशरी सिस्टम है या फिर जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे वो स्कूल लेवल या कॉलेज लेवल का एग्जाम हो। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था जो है, हालांकि जो है भारत के आज़ादी के बाद में जो है मेन एग्जिस्टेंस के अंदर आया, लेकिन इसकी जड़ें जो है वो उससे भी पुरानी है। इसकी सबसे पहले जो है 1773 के अंदर 1773 के अंदर 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर ये कहा गया था कि भारत के अंदर एक सबसे बड़ा जो सेंट्रल कोर्ट है उस सेंट्रल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। और 1774 के अंदर कोलकाता में जो है सेंट्रल जो कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद में 1935 में जब गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया था, मतलब भारत शासन अधिनियम आया था 1935 में, उसमें भी जो है एक फेडरल कोर्ट को नॉमिनेट किया गया था, फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और गवर्नमेंट जब ये भारत शासन अधिनियम आया था उसमें एक फेडरल कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था। और 1937 के अंदर एक कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था, फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, 1937 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे एक फेडरल कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। सबसे पहले ये पूरे भारत का कोर्ट होगा। दूसरी चीज, ये अभी इस समय में जो है ये कोलकाता के अंदर ही था, वो कोलकाता का था, ये दिल्ली के अंदर आ गया था। ठीक है, लेकिन अभी जो है संविधान का फॉर्मेशन नहीं हुआ था, तो ये एज ए फेडरल कोर्ट के नाम पे ही जाना जाता था। उसके बाद में 1950 के अंदर, ठीक है, 1950 में जो है ये रियल एग्जिस्टेंस के अंदर आया था। 28 जनवरी 1950। अभी जो वर्तमान समय में भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है ये दिल्ली के अंदर है, और इसकी एस्टेब्लिशमेंट जो की गई थी वो की गई थी 28 जनवरी 1950 में। ठीक है, 28 जनवरी 1950 में भारत में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। तथा इसके जो फर्स्ट जो चीफ जस्टिस बने थे, भारत के जो प्रथम चीफ जस्टिस थे वो थे हरिलाल जे कानिया भारत के प्रथम चीफ जस्टिस थे। कब? जब भारत में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश हो गया था। हालांकि ये हम ये कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम जो है ये चीफ जस्टिस थे। इससे पहले भी और भी जो है वो हुए थे। दूसरा, जब भारत में फेडरल कोर्ट था तो फेडरल कोर्ट के अंतिम चीफ जस्टिस भी हीरालाल जे कानिया है। और भारत का जो नया सुप्रीम कोर्ट बना दिल्ली में, ठीक है, उसका भी जो है फर्स्ट जो चीफ जस्टिस है वो हीरालाल जे कानिया है। ठीक है, इसके बाद में अपन पढ़ते हैं नंबर ऑफ जज कितने थे। देखो, जब भारत का मूल संविधान बना, मतलब जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किया गया था,
उस टाइम भारत के संविधान में 7+1 मतलब 8 जो है वो चीफ जस्टिस होंगे, जो न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, मतलब 7+1 मतलब 1 जो है वो चीफ जस्टिस होगा और 7 जो है वो अदर जज होंगे। टोटल कितने होंगे? 8। ये कब की व्यवस्था है? ये जो भारत के जो है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। कब? दूसरी चीज, भारत के सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो टोटल आर्टिकल हैं वो हैं 124 से लगाकर 147 तक, ये टोटल आर्टिकल हैं। लेकिन अपन यदि पूछे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के लिए कौन से आर्टिकल में इसका डिस्क्रिप्शन है, तो वो अपन को लिखना है 124। आर्टिकल 124 जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताता है। इसके बाद में जो भी और भी बहुत सारे जो आर्टिकल्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पावर से रिलेटेड हैं, और भी बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उसमें जो है ये सारे आर्टिकल्स यूज आते हैं। भारत के अंदर सबसे पहले जो सुप्रीम कोर्ट का प्रोविजन दिया गया था आर्टिकल 124 के अंदर यही कहा गया है कि जो टोटल जज हैं वो 8 होंगे और 1 जो है वो चीफ जस्टिस होगा। इसके बाद में एक लाइन लिखी गई थी कि यदि पार्लियामेंट चाहे तो जज की जो संख्या में वो है वो इंक्रीमेंट किया जा सकता है। हालांकि चीफ जस्टिस तो एक ही रहेगा, लेकिन जो जज की जो है संख्या में वो इंक्रीमेंट किया जा सकता है। उसके बाद में 1986 से लगाकर 2009 तक भारत के अंदर 25+1 मतलब 26, ठीक है, 25+1 मतलब 25 जज और 1 जो है वो चीफ जस्टिस होगा, टोटल जो है 26। उसके बाद में 2009 से लेकर आज अभी प्रेजेंट के अंदर जो टोटल जो जज हैं, नंबर ऑफ जज जो है वो है 31, और उसके अंदर 30 जो है वो जज हैं और 1 जो है वो चीफ जस्टिस हैं। मतलब टोटल जो है 31 जज हैं और आज भी यही जो है संख्या फॉलो हो रही है भारत के सुप्रीम कोर्ट में। तो नंबर ऑफ जज के हिसाब से यही है, जैसे ये इंक्रीमेंट हुआ उसके हिसाब से। अब अपन पढ़ेंगे कि जो इनके जो जज हैं उनकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होती है, उनकी क्या क्राइटेरिया है। तो क्वालिफिकेशन के बारे में रीड करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देखो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए और चीफ जस्टिस बनने के लिए, तो चीफ जस्टिस का तो एक अलग बात है। जज बनने के लिए 3 क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मेन। पहला तो है वो भारत का जो है वो सिटीजन होना चाहिए, ही एंड सी शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है मतलब वो किसी भी हाई कोर्ट में, भारत के सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए वो किसी भी हाई कोर्ट में, पूरे भारत के अंदर टोटल जो हाई कोर्ट हैं वो है 24। भारत के अंदर टोटल 24 हाई कोर्ट हैं। हालांकि 28 स्टेट हैं, लेकिन जो कोर्ट है वो 24 कोर्ट हैं। कुछ जो स्टेट हैं वो अपना जॉइंट कोर्ट जो है वो हैंडल करते हैं। तो भारत के अंदर किसी भी हाई कोर्ट के अंदर कम से कम 5 ईयर जो है वो जज रह चुका हो, या ये सारे और में है, ये नहीं जो सेकंड वाली। थर्ड चीज, वह किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 ईयर तक एडवोकेट रह चुका हो, मतलब वो जो है अधिवक्ता रह चुका हो। 10 ईयर तक कम से कम जो है वो वहां पे वकालत कर चुका हो। तीसरी जो है वो है ही हैज द गुड नॉलेज ऑफ लॉ, मतलब उसे कानून का बहुत अच्छा ज्ञान हो। इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट जो उसे ये मानता है कि वो जो है एक पारंगत है, एक बहुत ही वेल नॉलेज ऑफ लॉ इन द आई ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब भारत के राष्ट्रपति की नजरों में कोई भी आदमी कानून का अच्छा ज्ञाता हो। ही हैज द गुड नॉलेज ऑफ द लॉ इन द आई ऑफ द प्रेसिडेंट। ये भी क्वालिफिकेशन एक
अंडर कंसिडर की जाती हैं। लेकिन ऐसा कहा गया है कि इसके तौर पे भारत में आज तक कभी भी कोई जो है वो जज नहीं बना है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बना है। सबसे ज़्यादा जो फुलफिल होती हैं वो होती हैं ये 5 साल सुप्रीम कोर्ट में जज रह चुका। उसके बाद में कुछ ऐसे होते हैं जो 10 साल जो है एडवोकेट के तौर पे काम किए हुए हो और वो सुप्रीम कोर्ट के जो है वो जज बने हो। अभी वर्तमान समय में एक लेडी है, नाम है इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा ये जो है ये हाई कोर्ट के अंदर 10 साल तक जज रह के जो है ये सुप्रीम कोर्ट की जो है ये जज बनी है। 10 साल तक जो है एडवोकेट रह के 10 साल एडवोकेट पूरी करने के बाद में ये सुप्रीम कोर्ट की जो है जज बनी है। इसके अलावा और भी है जो एक चीज एक और है जो 10 साल तक जज रह चुका, वो है SM सीकरी। SM सीकरी ये भी ऐसे सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जज हैं जो हाई कोर्ट के अंदर 10 साल की जो है वो वकालत करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं। ठीक है, ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है और मतलब कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अब देखो जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया, उसके बाद में इनको अपॉइंट कौन करता है? अपॉइंटमेंट। भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करेगा, लेकिन किसकी एडवाइस पे? प्रेसिडेंट हमेशा उनको अपॉइंट करेगा। भारत के सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करने का काम प्रेसिडेंट का, लेकिन एडवाइस किसकी लेगा? सुप्रीम कोर्ट के जज की, सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की। देखो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जज की या हाई कोर्ट के जज की जो है एडवाइस पे सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट किया जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, जब अपॉइंटमेंट ये करता है तो इनको हटाने की पावर्स क्या होती है? सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट के अंदर एक जो प्रोविजन है वही प्रोविजन यहाँ पे काम आएंगे। अपन ने पढ़ा था कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए क्या काम आता है? इम्पीचमेंट काम आता है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के जज को यदि हटाना है तो उसके लिए भी इम्पीचमेंट प्रोसेस ही फॉलो किए जाते हैं। और इम्पीचमेंट वही होता है जिसके अंदर आप जो है प्रपोजल लेके आओगे और लोकसभा और राज्यसभा मतलब पार्लियामेंट से जो है आपको 2/3 वोटिंग, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी बोलते हैं। 2/3 जो वोटिंग होती है इसको बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी के तौर पे जो है आप सुप्रीम कोर्ट के जज को जो है वो डिस्पोजिशन कर सकते हो, उनको अपनी पोजीशन से हटा सकते हो। देखो सुप्रीम कोर्ट का जो जज बनता है उसका प्रोसीजर क्या होता है, मतलब उसको फाइनल सिलेक्शन कौन करता है या फिर उनको जो है एनालिसिस करने का काम कौन करता है, इसके बारे में संविधान के अंदर जिक्र किया गया है। ठीक है, संविधान के आर्टिकल 124 के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ जज के अंदर कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने के लिए एक कॉलेजियम सिस्टम है, उस कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। वो कॉलेजियम सिस्टम ही जो है सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करेगा और राष्ट्रपति को जो है वो एग्रीमेंट भेजेगा, मतलब राष्ट्रपति को जो है वो सपोर्ट भेजेगा कि इस आदमी को जो है एज ए जज रिक्रूट करना है। और ये हमारे भारत के अंदर है कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं। हालांकि इससे पहले कुछ और भी था जज के अपॉइंटमेंट के लिए, लेकिन वो बाद में सब खारिज कर दिए गए। अभी वर्तमान समय में कॉलेजियम सिस्टम चलता है। इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होता है, इस कॉलेजियम में 5 जज होते हैं, 5 जज होते हैं। उस 5 में से एक होता है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारत का वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है शरद अरविंद बोबड़े। एक लिख लो, CJI ऑफ इंडिया, CJI शरद
अरविंद बोबड़े। ठीक है, ये जो भारत का चीफ जस्टिस है। दूसरा, 4 अदर जज होंगे जो कॉलेजियम का पार्ट होंगे और ये होंगे सीनियर जज। जो 4 जो मोस्ट सीनियर जज होंगे वो इसका कॉलेजियम का पार्ट होंगे और ये 5 जो ज्यूरी होती है, ये ज्यूरी जो है उस फाइनल जो है जज का सिलेक्शन करती है। ठीक है, कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग। ये याद रखना है कि भारत के जज का जो है रिक्रूटमेंट कॉलेजियम सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। इसके बारे में देखो अपन देखते हैं कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो टाइम पीरियड होता है वो है हमेशा 65 ईयर तक जो है वो वर्क करते हैं। 65 ईयर जब तक नहीं हो जाता है उनकी एज जो है वो तब तक जो है वहाँ पे काम करेंगे और मैक्सिमम जो उनका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 5 ईयर। दोनों में से जो है जो पहले हो जाएगा वो फुलफिल किया जाएगा, या तो 5 साल का टाइम पीरियड, या जब तक वो 65 ईयर ओल्ड नहीं हो जाते तब तक वो वहां पे सुप्रीम कोर्ट में जज के तौर पे काम करेंगे। इसके बाद में जैसे इनको यदि हटाना है चीफ जस्टिस को, एक दो चीज और देखो। जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, ठीक है, इनको शपथ कौन दिलाता है? ओथ, शपथ। मतलब इनको शपथ कौन दिलाएगा या ये किस बात की शपथ लेते हैं? भारत के जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को शपथ जो है चीफ जस्टिस दिलाता है, चीफ जस्टिस। दूसरी चीज, इसको कौन दिलाता है? इसको दिलाता है प्रेसिडेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस को शपथ प्रेसिडेंट दिलाएगा और चीफ जस्टिस जो है अन्य जो जस्टिस होते हैं, जो जज होते हैं, उनको शपथ दिलाएगा। दूसरी चीज, इनको शपथ, सारे जो नीचे जो जज होते हैं उनको शपथ दिलाता है चीफ जस्टिस। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में जो है चीफ जस्टिस को शपथ, जो जस्टिस जो दूसरे जज होते हैं, लोअर जज, उनको शपथ दिलाई जाती है। दूसरी चीज, ये किस बात की शपथ लेते हैं? ये लेते हैं संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ, मतलब इन द फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द फेथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ। मतलब संविधान जो है वो सर्वोपरि है, मतलब वो हमेशा संविधान को मान के किसी चीज का जो है वो डिसीजन लेंगे, संविधान को सर्वोपरि मान के जो है कोई डिसीजन लेंगे। तो इन द फेथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं, ओथ। देखो, भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहाँ पे है? वो दिल्ली के अंदर है, दिल्ली के अंदर है। ये बात कहाँ पे लिखी गई? ये लिखी गई है आर्टिकल 130 के अंदर। आर्टिकल 130 के अंदर ये कहा गया है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर होगा। दूसरी चीज, भारत के सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ब्रांच नहीं है, मतलब नॉर्मल दूसरे जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट की ब्रांच भी होती है, लेकिन भारत के सुप्रीम कोर्ट की कोई भी ब्रांच नहीं है। कभी कभी कुछ केस में ऐसा हो सकता है कि भारत का जो दिल्ली में जो मेन ब्रांच है वो अपनी टेम्परेरी ब्रांच कहीं किसी भी स्टेट के अंदर ओपन कर सकता है। ठीक है, ऐसा एक बार साउथ के अंदर कोशिश हुआ था, लेकिन उसके बाद में इसमें कोई जिक्र नहीं हुआ। तो अभी ये वर्तमान समय में इसका कोई जिक्र नहीं है, सिर्फ एक ही ब्रांच है जो है दिल्ली के अंदर।
देखो सैलरी के बारे में यदि आप बात करें कि सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होती है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो सैलरी के बारे में यदि डिस्कशन करें तो भारत के सुप्रीम कोर्ट की जो सैलरी होती है वो भारत की संचित निधि, अब या फिर बोल सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड। भारत का एक संचित निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है, उस कंसोलिडेटेड फंड में से जो है भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज की सैलरी जो है वो दी जाती है। दूसरा ये जो है ये चार्ज नहीं होती है। देखो एक तो होती कंसोलिडेटेड फंड में से दी जाती है। सेकंड चीज ये चार्ज नहीं होती है, चार्ज, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं ये भारित नहीं होती है, भारित नहीं होती है। देखो पहले तो हमेशा इस फंड में से दी जाएगी, ठीक है, स्पेशल फंड होता है। दूसरा भारित नहीं होती। भारित का मतलब एक सिंपल ये वर्ड, इसका मीनिंग ये होता है कि इसकी जो है लोकसभा के अंदर डिबेट किया जा सकता है, लेकिन लोकसभा में इस पे मतदान नहीं किया जा सकता। उसको बोलते हैं भारित व्यय या फिर चार्ज एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसपे लोकसभा के अंदर इन द मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर आप डिस्कशन कर सकते हैं उस पे, लेकिन उस पे जो है वो वोटिंग नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं भारित व्यय। तो कंसोलिडेटेड फंड से में से दिया जाता है। दूसरा चार्ज, मतलब ये भारित व्यय होता है, मतलब इसको बियर करना पड़ेगा, ठीक है, इसको बियर करना पड़ेगा। दूसरी चीज, जब इनको सैलरी पे की जाती है तो जब तक कोई भी जज अपनी पोस्ट पे रहता है, जब तक कोई भी जज अपनी पोस्ट पे रहता है तो उसकी सैलरी के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होगी, मतलब उनकी सैलरी जो है कम नहीं होगी। कभी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता। सैलरी हमेशा जो है या तो फिर बढ़ाई जा सकती है, लेकिन उसको कम नहीं की जा सकती, मतलब उनको जो है वो कमी नहीं की जा सकती। इसके अलावा देखो एक दो चीजें और है, जैसे भारत का जो सुप्रीम कोर्ट की जो व्यवस्था की गई है उसके अंदर अभी अपन ने पढ़ा था कि टोटल जो है वो 31 जो है वो जज होते हैं। लेकिन एक चीज और है कि 2-3 तरह के और जज होते हैं। एक होता है जैसे एडॉक, या फिर अपन एक बार पढ़ते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, या फिर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। मतलब ऐसा कभी हो कि मुख्य न्यायाधीश की जो है माना कि या तो फिर मृत्यु हो जाए या फिर वो किसी कारणवश जो है वो बीमार हो जाए, या फिर उसकी एब्सेंस में हमेशा जो है मुख्य न्यायाधीश के तौर पे, जैसे ये चीफ जस्टिस है, ठीक है, सबसे बड़ा, और उसके जो सबसे नीचे जो सीनियर जज होगा वो जो है एज ए एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पे काम करेगा इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, ठीक है, हमेशा उसको बोलते हैं कार्यवाहक जस्टिस। दूसरी चीज, जब ये नीचे वाला जज जो है एज ए चीफ जस्टिस की तरह काम करेगा तो उसको जितनी भी सुविधाएं होती हैं वो हमेशा वही सुविधाएं मिलेगी जो चीफ जस्टिस को मिलती हैं। इसके अलावा एक दो और चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे मान के चलो कभी ऐसा संविधान के अंदर प्रोविजन किया हुआ है कि किसी स्पेशल केस को हैंडल करने के लिए मान के चलो हमें एक्स्ट्रा जज की जरूरत है, तो हाई कोर्ट में ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता रखते हो उसको एज ए जज डिक्लेयर किया जा सकता है। किसमें? सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ऐसे जज को हमेशा कहेंगे एडॉक जज, एडॉक जज, एडॉक जज, मतलब ये टेम्परेरी टाइम के लिए जज बनेंगे, लेकिन कहां से आएंगे? ये आएंगे हाई कोर्ट से, ठीक है। दूसरी चीज, एक होता है रिटायरमेंट जज, रिटायर्ड जज, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सेवानिवृत्त, मतलब जो जिनका जो टाइम पीरियड हो गया वो जो है सेवानिवृत्त हो गए हैं, ठीक है, उनकी नौकरी कंप्लीट हो गई, लेकिन उनको भी एज ए वापस जो है वो जज के तौर पे अपॉइंट किया जा सकता है। जब तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे उनको सारी जो फैसिलिटी है वो एज ए सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे सारी फैसिलिटी उनको मिलेगी। ये एक टेम्परेरी व्यवस्था है। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब इनके जो है क्षेत्राधिकार अपन बोल सकते हैं।
मतलब क्या क्या फंक्शंस हैं, या फिर पावर एंड जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की क्या क्या पावर्स हैं या